हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी वाला। माय नेम इज दानिश जफर। गाइस, आज मैं आपके साथ हूं एक बेहतरीन लेक्चर में। टॉपिक का नाम है सिंटेक्स और ये कोर्स है आपका सीयूईटी क्रैश कोर्स। तो अच्छा, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? सिंटेक्स क्या होता है एक बार बात कर लेते हैं। देखो, सिंटेक्स का मतलब होता है कि वर्ड्स को सही ऑर्डर में लगाना। सेंटेंस में कोई एरर है तो उस एरर को बता देना, सही सीक्वेंस में लगाना। बेसिकली आप इसे एरर डिटेक्शन या सेंटेंस, जो जिसके दो नाम और मैं आपको दे देता हूं, इसको समझ जाइए। मैंने इसे सिंटेक्स के नाम से इसलिए रखा, इसमें दोनों चीजें आ गई आपकी। एक तो इसमें आ गया आपका एरर डिटेक्शन, एरर पहचानना, और सेंटेंस इंप्रूवमेंट। आप इसे ऐसे कह सकते हैं कि जहां पे भी ग्रामर से रिलेटेड एरर पूछे जाएंगे उनको मैंने सिंटेक्स में कर दिया। अब देखो, आपके यहाँ कोर्स आपका बहुत बड़ा है और ये क्रैश कोर्स है। टाइम हम सभी टीचर्स के पास बहुत कम है। पहली बार सीयूटी एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा है, तो कोर्स बहुत बड़ा है। अगर आप देखो, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, आर्टिकल, प्रपोजिशंस, कंजंक्शंस, नॉन फाइनाइट, टेंसेस, मॉडल्स, ऑक्सिलरी वर्ब्स, पॉजिटिव वर्ब्स, इतना बड़ा है आपका ग्रामर का सिलेबस, जिसे मैं 10 दिन में, 15 क्लासेस में, 20 क्लासेस में दोस्त नहीं करा सकता। ठीक है, अगर कराने की कोशिश भी करूंगा तो कुछ इंपॉर्टेंट छूट जाएगा। इसलिए मैंने क्या किया है, मैंने आज की क्लास में सारे इंपॉर्टेंट, ऑल द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो रिपीटेडली का मतलब क्या है, जो बार बार पूछे जाते हैं सारे कॉम्पैरेटिव एग्जाम्स में, उन सब को मैं आपके प्यार में यहां पर ले आया हूं। तो आपको क्या क्या देखने को मिलेगा? आपको आज सारे टॉपिक से क्वेश्चंस मिलेंगे। नाउन से, प्रोनाउन से, एडजेक्टिव से, आर्टिकल से, प्रीपोजिशन से, कंजंक्शन से, है ना। और ये सारे क्वेश्चंस किस पे बेस्ड है? ये सारे क्वेश्चंस उन चीजों पे बेस्ड हैं जो एग्जाम्स में रेगुलरली पूछे जाती हैं, सारी कॉम्पैरेटिव एग्जाम्स में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि मैं हर पेज पे कोई ना कोई रूल, कोई ना कोई मतलब तरीका क्वेश्चन को करने का वो सिखाऊंगा, उसे आप नोट करते जाएं। आई रिपीट, आज की क्लास में हर टॉपिक से क्वेश्चन है, हर टॉपिक से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसे निकाल लिया गया है और उसी के बेसिस पे क्वेश्चंस बनाए गए हैं। ठीक है, तो आपको करना क्या है कि आपको उसमें से नोट्स निकालने हैं, अपने पास रखने हैं, इससे रिवाइज करना है। बहुत सारे क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन से आए, तो सोचो कितने सारे रूल्स होंगे, है ना। लेट्स मूव फर्दर और बात करते हैं पहले वाले कॉन्सेप्ट की, पहले रूल। इफ शी हैड बीन फाइनेंशियली डिपेंडेंट, शी वुड नॉट टॉलरेट एनी डोमेस्टिक वायलेंस। अब देखो, इस क्वेश्चन को मैं आपको तीन तरीके से दिखाता हूं। ये क्वेश्चन है किसका? कंडीशनल सेंटेंसेस का। किसका क्वेश्चन है मेरे बच्चे? कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस आप यहां तीन तरीके से पूछे जाते हैं। कितने तरीके से बच्चे? तीन तरीके से। जैसे मैंने कहा, इफ यू, इफ शी वर्क्स हार्ड, शी विल पास द एग्जाम। पहला तरीका। दूसरा तरीका, इफ शी वर्कड हार्ड, शी वुड पास द एग्जाम। और ये तीसरा और आखिरी तरीका, इफ शी had worked hard, she would have passed the exam। ठीक है, चलो एक बार हम फटाफट बात करते हैं इन तीनों के बारे में। देखो भाई, यहां पे क्या है? यहां पे सेंटेंस प्रेजेंट में, ये वाला जो है ना, ये सबसे पहले वाला प्रेजेंट में। तो इसमें आप क्या करेंगे? यहां पे फर्स्ट फॉर्म, तो आगे सब जगह फर्स्ट।
कितना आसान है यार। देखो जो आप बच्चा दिमाग लगा सकता है ना थोड़ा सा भी, एक बात तो आपको समझनी होगी, आपके पास टाइम है कम, क्वेश्चन है ज्यादा, तो दिमाग लगाना पड़ेगा मेरे बच्चे, है ना। बहुत सिंपल है, अगर यहाँ पे प्रेजेंट है तो आगे भी सब जगह देखो प्रेजेंट प्रेजेंट प्रेजेंट, सब एकदम प्रेजेंट रहा, है ना। तो इफ शी वर्क्स हार्ड शी विल पास द एग्जाम, अगर वो मेहनत करेगी तो एग्जाम पास कर लेगी, या अगर वो मेहनत करती है तो एग्जाम पास कर लेगी। ये पूरा सेंटेंस किस में बनेगा, प्रेजेंट में बनेगा। और इसमें हमेशा आप क्या देखने को मिलेगी आपको, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। देखो फर्स्ट फॉर्म फर्स्ट फॉर्म फर्स्ट फॉर्म, कहानी खत्म। और कोई वर्ब नहीं है, कोई हार्ड को फर्स्ट फॉर्म मत कर रहा, घुस मतलब क्या बोलूं, गुस्सा आ जाएगा मुझे। मैंने आपको पहले बता रखा है नाउन और वर्ब के बीच का डिफरेंस, है ना, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के बीच का डिफरेंस सब पढ़ा रखा है। अच्छा दूसरा कह रहा है इफ शी वर्कड हार्ड, यहाँ पे सेकंड फॉर्म हो गई मेरे बच्चे, सेकंड फॉर्म हो गई। तो विल की सेकंड फॉर्म क्या होती है, गली का कुत्ता कुत्ता जानता है, वुड होती है, वही आपने लगाया। तो इफ शी वर्कड हार्ड शी वुड पास द एग्जाम, पास पास ही रहेगा, क्योंकि याद रखो मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं, सारे मॉडल्स के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। मॉडल्स मतलब शैल शुड कैन कुड मे माइट विल वुड ऑट टू मस्ट डेयर नीड, जितने भी मॉडल होते हैं, पहले भी बताइए ये बात, सारे मॉडल के साथ आप हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड लगाते हैं। तो ये क्या है, वुड क्या है, एक मॉडल है, इसके साथ ये आपने कौन सी फॉर्म लगा दी मेरे बच्चे, फर्स्ट फॉर्म लगा दी। तो इफ शी वर्कड हार्ड, अगर वह मेहनत करती, शी वुड पास द एग्जाम, तो वह एग्जाम पास कर लेती। ये कौन सा हो गया, पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, तीसरा है इफ शी हैड वर्कड हार्ड, अब ये इसका मतलब है अगर वे मेहनत करती तो एग्जाम पास कर लेती। ये चला गया मेरे बच्चे पास्ट परफेक्ट में, किसमें चला गया मेरे बच्चे, पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट का क्या मतलब है, पास्ट का भी पास्ट, है ना, इसका फॉर्मेशन होता है हैड लगा के थर्ड फॉर्म, हैड लगा के थर्ड फॉर्म लगती है। तो ये क्या कर रहा है, इफ शी हैड वर्कड हार्ड, अगर उसने मेहनत की होती, शी वुड हैव पास द एग्जाम, तो उसने एग्जाम भी पास कर लिया होता। तो यहाँ पे ये थर्ड फॉर्म आई है ना, हैड के साथ थर्ड फॉर्म ही आती है, तो यहाँ पे भी ये थर्ड फॉर्म आई। अब तुम सोचोगे यहाँ पे हैव क्यों आया, अरे मेरे बच्चे अभी तो बताया ये मॉडल है, वुड मॉडल है, वुड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी, इसलिए हैव कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। लेकिन हैव के साथ मैं आपको बता चुका हूं हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, और इसलिए ये थर्ड फॉर्म है। तो मैंने क्या बताया कि इन सेंटेंस को आप तीन तरीके से लिख सकते हैं, इधर भी फर्स्ट फॉर्म इधर भी फर्स्ट फॉर्म, दूसरा तरीका इधर भी सेकंड फॉर्म इधर भी सेकंड फॉर्म, तीसरा तरीका इधर भी थर्ड फॉर्म और इधर भी थर्ड फॉर्म। क्लियर हो गई बात। और इसी तरीके से तीन टाइप के कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं। ये क्वेश्चन किस पे, ये टाइप 3 पे, इफ शी हैड बीन, देखो मेरे बच्चे थर्ड फॉर्म हो गई है, इफ शी हैड बीन फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, अगर वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हुई होती, शी वुड नॉट हैव टॉलरेटेड, थर्ड फॉर्म लगाओगे ना वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म, तो ये तो सेकंड वाला, ये तो सेकंड वाला हो गया ना, टाइप 2 हो गया, हमें इससे टाइप 3 बनाना है। तो शी वुड नॉट हैव टॉलरेटेड, सीधे थर्ड फॉर्म ही लगा सकते, सीधे थर्ड फॉर्म ही लगा सकते, वुड के साथ टॉलरेटेड नहीं आ सकता। वुड क्या है, मॉडल है, तो फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म ये आ गई, ये फर्स्ट फॉर्म है, कोई दिक्कत नहीं है, और इसी के साथ थर्ड फॉर्म, इसलिए आंसर हो जाएगा सी। क्लियर है, पूरे क्वेश्चन को ऑपरेशन करके तुम्हें सिखाया, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार इस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखेंगे। अगर आप इसे और डिटेल में समझना चाहते हैं, शक्ति बैच में मैंने एक वीडियो डाली है कंडीशनल सेंटेंसेस पे, वो देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, शी इज दी ओनली, जहां भी आपको मिल जाए दी ओनली मिल जाए, द फ्यू मिल जाए, लिटिल मिल जाए, नन मिल जाए, नथिंग मिल जाए, ठीक है, द सेम मिल जाए, ऐसा कुछ भी अगर आपको मिलेगा तो याद रखिए आप इनके साथ हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन दैट का इस्तेमाल करेंगे, इनके साथ whom का इस्तेमाल नहीं होगा। तो शी इज द ओनली लेवल हेडेड गर्ल इन आवर क्लास, मतलब वो एकमात्र हमारे क्लास में लेवल हेडेड गर्ल है, दैट नेवर ड्रेड्स एनी डिफिकल्ट सिचुएशन, ड्रेड्स का मतलब है फियर करना, जो नहीं डरती किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन से, दैट आंसर होगा। क्यों, दी ओनली आ गया, तो दी ओनली आ जाए, द सेम आ जाए, द फ्यू आ जाए, लिटिल आ जाए, नन आ जाए, नथिंग आ जाए, इन सब के साथ आप हमेशा दैट का इस्तेमाल करेंगे, आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
जिसके थोड़ी बहुत भी इंग्लिश ठीक है ना, वो पेपर क्रैक कर लेगा सीयूईटी का। ठीक है, और अगर तुमने कभी अंग्रेजी पे वर्क ही नहीं करा है, एकदम लल्लू रहे हो तो दिक्कत होगी यार, 10 दिन में कैसे सीख पाओगे। बट स्टिल आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू एटलीस्ट प्रोवाइड यू ऑल द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस विच आर विच आई फील दैट मोस्ट प्रोबेबली कैन बी आस्क्ड, है ना। तो जो मुझे लगता है कि पूछे जाएंगे वो तो मैं आपको करा ही दूंगा। अगला क्वेश्चन कहता है हिज पेरेंट्स फेल्ट डिसहार्टेंड, उसके माँ बाप का दिल टूट गया जब उन्हें बताया गया ऑफ ही फेलिंग। याद रखो जब भी तुम्हें आईएनजी फॉर्म दिखे और आईएनजी फॉर्म से पहले, आईएनजी फॉर्म से पहले कोई लगा हो प्रोनाउन, तो वो प्रोनाउन हमेशा कौन सा होगा, पजेसिव वाला होगा, पजेसिव। अब तुम कहोगे पजेसिव कौन से, अरे भाई जो पोजेशन बताते हैं, अधिकार बताते हैं, इसका उसका तेरा मेरा, हिज योर देयर हर, समझे। जैसे मैंने सेंटेंस लिखा माई मदर डज नॉट लाइक हर कमिंग टू माई होम। ठीक है, तो यहां पे मैं दिखाता हूं क्वेश्चन कैसा आता है। माई मदर डजंट लाइक हिम कमिंग माई होम। अब इसका मतलब क्या होगा कि मेरी माँ उसे पसंद नहीं करती। अब माई मदर डजंट लाइक हिम, मेरी माँ उसे पसंद नहीं करती, और ये एक अलग बात हो जाएगी, कमिंग माई होम, मेरे घर आना। तो यहाँ पे ये हिम गलत हो जाएगा, मुझे कहना पड़ेगा क्या, हिज कमिंग, उसका आना, उसका आना। इसीलिए मैंने पॉजिटिव कहा, हिज कमिंग माई होम। तो ये हिज कमिंग, योर कमिंग, देयर कमिंग, हर कमिंग, ऐसे आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये सारे के सारे कौन से होते हैं मेरे बच्चे, पॉजिटिव होते हैं। तो याद रखिए आईएनजी फॉर्म अगर है तो आप पॉजिटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे। आंसर इज दे वर इन्फॉर्म्ड ऑफ हिज फेलिंग इन द टेस्ट, ये पॉजिटिव हुआ, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी डेयर नॉट एंटर द केव आफ्टर सनसेट। अब देखो जो डेयर है ना, ये मॉडल की तरह ही, जब भी ये आ जाए तो आपको किसी मॉडल को सोचना है। मैं पहले भी बता चुका हूं, एक बार फिर बता रहा हूं, मॉडल क्या होते हैं, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, है ना, ये सारे मॉडल होते हैं। और टू, डेयर, डेयर भी इसी में आता है, डेयर या नीड। डेयर का मतलब होता है हिम्मत करना। तो यहां पर एक बात याद रखिए कि मॉडल को हम कैसे यूज करते हैं, आप डेयर की जगह इसको हटा के कोई मॉडल लगा, जैसे क्या मैं कह सकता हूं कैन, वी कैन नॉट एंटर द केव आफ्टर सनसेट, बिल्कुल सही बात है। क्या मैं कह सकता हूं शेल, तभी वो भी ठीक होगा। क्या मैं कह सकता हूं, कोई भी मॉडल सोच लो, विल, वुड, ये सारे के सारे सही आएंगे। इसका मतलब ये भी ठीक लगा है, जब भी डेयर ना या नीड पे क्वेश्चन आए तो उसकी जगह कोई मॉडल लगा के देख लो, अगर सही बैठ रही है कहानी तो ठीक है। सो वी डेयर नॉट की जगह वी कैन नॉट, वी शैल नॉट, वी वुड नॉट एंटर द केव आफ्टर सनसेट, सही आ रहा है। तो नो इंप्रूवमेंट आप लगाएंगे डी, नो एरर, कोई गलती नहीं है इसमें। बस आपको देखना है कि डेयर मॉडल है तो मॉडल की तरह यूज हुआ है, कोई और मॉडल लगा के देख लो, सेंटेंस सही जा रहा है, सेंटेंस सही हो गया। ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बड़ी छोटी सी बात मैं आपको बता देता हूं, ये जो मस्ट होता है ना, मस्ट, जैसे विल होता है, विल, विल का पास क्या होता है, वुड होता है। जैसे हम लिखते हैं शेल, तो शेल का पास क्या होता है, शुड होता है। भाई इतनी बात तो जानते हो या नहीं जानते हो, कैन का पास वुड होता है। और अगर इतनी बात भी नहीं जानते तो कौन से कॉलेज में एडमिशन लोगा, इतना तो पढ़ा ही होगा ना तुमने। भाई विल का पास वुड, शेल का पास शुड, कैन का पास कुड। तो इन द सेम मैनर मस्ट का पास्ट में तुम्हें बता देता हूं, मस्ट का पास्ट होता है हैड टू। मस्ट का पास्ट होता है, मस्ट सिर्फ प्रेजेंट में यूज होता है या फिर फ्यूचर के लिए यूज किया जा सकता है। इसका पास्ट क्या होता है, याद रखिए, इसका पास्ट होता है हैड टू। सो ही हैड टू सेल ऑफ, है ना, उसको बेचने थी, अपनी दुकान बेचनी पड़ी अपना लोन देने के लिए। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विल यू लाइक टू हैव अ ग्लास ऑफ लेमोनेड।
अब याद रखो, कभी भी अगर तुम किसी के ऊपर कोई फेवर कर रहे हो या उसे कुछ ऑफर कर रहे हो, फेवर मांग रहे हो या फिर ऑफर कर रहे हो, तो वुड का इस्तेमाल करोगे, क्योंकि वुड कैसा होता है, पोलाइट होता है। क्या पूछते हो तुम उससे, जब प्यार से पूछते हो तो क्या पूछते हो, वुड यू मैरी मी, या तुम मुझसे शादी करोगे। तो ये क्या पूछते हो, ये तुमने क्योंकि पोलाइट तरीके से पूछना इसलिए वुड का इस्तेमाल करा। ऐसे ही वुड यू लाइक टू हैव अ ग्लास ऑफ लेमनेड, वुड यू लाइक टू हैव सम केक, वुड व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, टी और कॉफी, है ना। एयर हॉस्टेस भी ऐसे ही पूछती है फ्लाइट में, तो वुड का आप इस्तेमाल करेंगे, वुड यू लाइक। बी इज द करेक्ट आंसर, बाकी सारे आपको कंफ्यूज करने के लिए नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है लेट। अब याद रखो, कहीं भी तुम्हें लेट दिख जाए, कहीं भी तुम्हें मेक दिख जाए, कहीं भी तुम्हें गेट दिख जाए, इन तीनों वर्ब्स के बारे में याद रखना, लेट, मेक, गेट, इन्हें आप पॉजिटिव वर्ब भी कहते हैं। पॉजिटिव क्या होती है आप आगे जानेंगे, ठीक है। तो फिलहाल इतना याद रखना है कि लेट, मेक और गेट के साथ जब भी आप कोई वर्ब लगाएंगे, सॉरी वर्ब लगाएंगे, तो वो, हाँ, लेट, मेक और गेट के साथ जब भी आप कोई प्रोनाउन लगाएंगे तो वो हमेशा कौन सा होगा, ऑब्जेक्टिव। अभी ऑब्जेक्टिव क्या होता है भैया, तुम ये वाले लिखते हो ना, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ये सारे सब्जेक्टिव होते हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट की तरह यूज होते हैं। अरे भाई सब्जेक्ट, अगर तुम्हें सेंटेंस कहना है, क्या बोलते हो, आई एम गुड, या बोलते हो मी इज गुड, है ना, आई बोलते हो, ऐसे बोलते हो शी इज ब्यूटीफुल, क्यों, शी को सब्जेक्ट बनाया, सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। लेकिन अगर तुम इनको ऑब्जेक्टिव बनाओ तो ये बदल जाते हैं। जैसे अगर मैं ऑब्जेक्टिव लिखूं, आई का मी हो जाएगा, वी का अस हो जाएगा, यू ही रहता है, दे का देम हो जाएगा, ही का हिम हो जाएगा, शी का हर हो जाएगा, इट का इट ही रहेगा। ठीक है, तो ये हो गए ऑब्जेक्टिव। जब तुम प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट बनाओगे, सब्जेक्ट नहीं होगा, इसने काम नहीं किया होगा, इस पर काम हुआ होगा। लेट हर, इस ए चूज करो, ठीक है, तो लेट हर हो जाएगा इनके साथ हमेशा। तो मैंने बताया ऑब्जेक्टिव शी का क्या है, हर, तो लेट हर चूज, लेट हर चूज द करियर। चूज तो हो ही नहीं सकता क्योंकि लेट के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, तो आंसर इज सी। ये भी नहीं हो सकता, आंसर इज सी, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। The new boss makes everyone work till 8 PM. नया बॉस जो है सबको 8 बजे तक काम कराता है। तो याद रखो जो मेक्स है ना और लेट, ये कहीं भी दिखे, इनके बारे में एक चीज और है, इनके साथ वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। तो ये वर्ब जो लिखा है कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म, इसलिए सेंटेंस में नो इम्प्रूवमेंट, है ना। जो नया बॉस है वो सबको काम कराता है 8 बजे तक। डी इज दी करेक्ट आंसर। आज की क्लास में बेशुमार ग्रामर से रिलेटेड तुम्हें कॉन्सेप्ट मिलेंगे, बस पढ़ते जाओ। प्लेगराइजिंग का मतलब क्या होता है, कॉपी करना। प्लेगराइजिंग इज कॉपी, है ना, किसी के काम को कॉपी करना। तो स्टॉप प्लेगराइजिंग, प्लेजराइजिंग, स्टॉप प्लेजराइजिंग। लेस्ट, लेस्ट का मतलब है फॉरबिड, कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो, फॉरबिड। अब याद रखो लेस्ट के साथ ना या तो लगाओगे नो मॉडल, या तो कोई मॉडल ही नहीं आएगा। अगर कोई मॉडल आया कभी भी तो वो हमेशा और हमेशा सिर्फ और सिर्फ शुड हो सकता है, ये बात याद रखिए। तो स्टॉप प्लेजराइजिंग, है ना, प्लेजराइज मत करो, कॉपी मत करो, कहीं ऐसा ना हो। लेस्ट यू, वुड नहीं हो सकता, या तो लेस्ट यू गेट 0 इन द असाइनमेंट, या तो ऐसे लिख दो लेस्ट यू गेट 0 इन द असाइनमेंट। और अगर कुछ लिखना ही है, मॉडल लिखना है, तो शुड लिख सकते हो, नहीं लगाओगे शुड तो भी चलेगा। लेकिन यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं है, इन चारों में से एक सेलेक्ट करना है, इसलिए सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। रवि गॉट अ वेडिंग प्लानर। अब याद रखिए गेट के साथ, ये पहले भी पढ़ा है मैंने आपको पहली क्लास में, गेट के साथ अगर थिंग आ जाएगी तो आप थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। और अगर गेट के साथ पर्सन आ जाए
तो आप टू लगा के फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल कर लेंगे। आप सोच रहे होंगे सर ये इतनी सारी चीजें याद कैसे होंगी, ये एक दिन का काम थोड़ी है। कॉलेज वाले ये थोड़ी चाहते हैं कि तुम एक दिन पढ़ के आ जाओ और तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, अब याद करनी तो पड़ेगी क्योंकि ये एक पूरा कोर्स है, ठीक है, जिसको मैं क्रैश में करा रहा हूँ, छोटा करके करा रहा हूँ, आपको ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। तो ये चीजें प्रैक्टिस से याद होती हैं, जब आप बार बार गेट पे क्वेश्चंस लगाएंगे आपको ये याद हो जाएंगे। भाई जैसे मैंने कहा आई गॉट माई कार repaired, तो मैंने क्यों कहा रिपेयर्ड, क्योंकि मैं बात कर रहा हूं कार की। कार क्या है, थिंग, थिंग के साथ थर्ड फॉर्म, कहानी सही हो गई। अब अगर मैं कहूं आई गॉट माई फ्रेंड टू हेल्प मी इन बिजनेस, मैं अपने फ्रेंड को लेकर आया हूं या मैंने अपने फ्रेंड को रिझाया है किस चीज के लिए, कि वो मेरी मदद करे। तो मेरा फ्रेंड क्या है, पर्सन है, इसलिए मैंने टू लगा के फर्स्ट फॉर्म लगाया। अगर मैं यहाँ पे हेल्प लिख देता तो ये गलत हो जाता, क्यों, क्योंकि पर्सन का इस्तेमाल हुआ है। ऐसे ही यहाँ पे हुआ है रवि गॉट अ वेडिंग प्लान, वेडिंग प्लान में कौन है, पर्सन, वेडिंग प्लानर कौन है, पर्सन। तो रवि गॉट अ वेडिंग प्लानर अरेंज his sister's wedding, ठीक है। तो अरेंज, ए इज द करेक्ट आंसर, ए है ना दोस्तों। 10 क्वेश्चन हो गए, एक बार 10 क्वेश्चन में अपना स्कोर जरूर देखना। अगर 5 भी आ रहा है तो इट्स नॉट बैड। एग्जाम में 10 जुलाई तक मेरी क्लासेस हैं तुम्हारे साथ, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम जितना हो सकता है ना उतना तुम्हारा स्कोर बढ़वा दूं। और चिंता मत करो, जो तुम्हें नहीं आता वो सबको भी नहीं आता, तो नीड नॉट वरी अबाउट दैट, जस्ट बी कॉन्फिडेंट, गिव योर 100% एंड यू गोना रॉक। हियर वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो ज्यादा टाइम नहीं दे रहा हूं क्वेश्चंस पे, क्योंकि रिकॉर्डेड सेशन है, आप खुद भी रोक के अगर आपको टाइम चाहिए तो ले सकते हैं। देखो एक काम करना, जब भी आपको डेयर दिखे या आपको नीड दिखे, तो मैंने आपको बताया ये दो तरीके से यूज होते हैं। एक तो ये मॉडल होता है, एक ये हो जाता है मेरे बच्चे रेगुलर वर्ब। तो जब ये मॉडल होगा ना, इसकी जगह आप शुड लगा के देख लें, कैन लगा के देख लें, विल लगा के देख लें, कोई भी मॉडल लगा के देखें, जैसे हमने पीछे देखा था, हमारी कहानी सही हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे हमने देखा डेयर्ड, तो क्या मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ द फार्मर शुड टू राइज, नहीं हो सकता। शुड के साथ कभी तुमने टू सुना है, कभी तुमने सुना है आई विल टू गो, हो ही नहीं सकता। शी कैन टू वर्क, हो ही नहीं सकता। शी कैन वर्क होता है, तो यहाँ पे मॉडल नहीं आ रहा, इसका मतलब ये मॉडल नहीं है, तो क्या है, रेगुलर वर्ब है। तो जब आप इसे रेगुलर वर्ब से कंपेयर करें तो लाइक या वांट या कोई भी रेगुलर वर्ब, मैं लाइक या वांट इसलिए बता रहा हूं इससे सेंटेंस सही जाता है। तो लाइक या वांट या कोई भी रेगुलर वर्ब आप सोच के यहाँ पे लगा के देखिए, है ना। अगर मैं डेयर्ड की जगह कह दूं आई वांटेड टू रेस देयर वॉइस, या आई लाइक्ड टू रेस देयर वॉइस यूनानिमसली, यूनानिमसली का मतलब है एक साथ, अगेंस्ट द एक्सप्लॉइटेटिव लैंडलॉर्ड्स। एक्सप्लॉइटेटिव का मतलब है वो लैंडलॉर्ड जो शोषण कर रहे हैं, एक्सप्लॉइटेटिव मतलब डूइंग एक्सप्लॉइटेशन। तो मैं क्या कह रहा हूं, द फार्मर वांटेड टू रेस सही है ना, लाइक टू रेस सही है, तो डेयर टू रेस भी सही होगा, सेंटेंस में जाएगा नो इंप्रूवमेंट। एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा समझा देता हूं शॉर्ट में। मैंने बताया डेयर और नीड ये सारे मॉडल्स के साथ नहीं है, सिर्फ इन दो मॉडल के साथ है, डेयर और नीड। ये कभी मॉडल है और कभी नहीं है। जब ये मॉडल है तो अपने साथ सीधे फर्स्ट फॉर्म ले लेंगे, जब मॉडल यूज होता है ये मैंने आपको बताया, आप ये लगा के देख लेंगे, सेंटेंस सही जाएगा, सही है। और नहीं तो रेगुलर वर्ब होगा तो लाइक या वांट। इसको समझाने का एक और बड़ा प्रोसीजर है, हम जब क्रैश कोर्स की जगह एक फुल फ्लैश कोर्स लेके आएंगे तब हम उसमें इसके बारे में बात कर सकते हैं। मैंने आपको बताया ना मेरे पास टाइम कम है, सिलेबस बहुत 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 ज्यादा है अंग्रेजी का। ये वो चीजें हैं जो आपसे एक्सपेक्ट की जाती है कि जब आप 8th या 9th में है तो आपको आनी चाहिए। ठीक है, आपको पढ़ाई भी जाती है, आपके सिलेबस में भी है, रैंड मार्टिन में भी है, जो आपके साथ ग्रामर की बुक लगी है उसमें भी है, बट अल्टीमेटली ना हमने कभी ढंग से पढ़ी होती है और ना ही शायद हमें कभी पढ़ाई गई होती है। बट अभी आपको क्या करना है, आपको ये देखना है
कि ये मॉडल की तरह यूज हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो रेगुलर वर्ब की तरह यूज हो रहा है तो ठीक है। अगर इन दोनों में से कुछ भी नहीं है, अगर मान लो यहाँ पे टू नहीं लगा होता, मान लो यहाँ पे टू नहीं होता, तो क्या होता, द फार्मर डेयर्ड रेस, तो क्या मैं कह सकता था आई लाइक्ड रेस, आई लाइक्ड रेस कुछ होता नहीं, आई लाइक्ड टू रेस होता है, तब ये गलत होता और हम इसे नीचे से कोई बढ़िया ऑप्शन पकड़ते। अभी ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, अभी ये सेंटेंस बिल्कुल सही है और इसलिए आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैविंग रिजेक्टेड, पहले भी बताया कहीं भी अगर तुम्हें हैविंग मिल जाए और हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म मिल जाए, तो भाई हैविंग का मतलब होता है आफ्टर, हैविंग का मतलब क्या होता है आफ्टर, थर्ड फॉर्म आईएनजी का सेंस देती है, तो इसका मतलब हो जाएगा आफ्टर रिजेक्टिंग इन द इंटरव्यू, रिजेक्ट करने के बाद, अरे रिजेक्ट करने के बाद या रिजेक्ट होने के बाद, रिजेक्ट किया नहीं है उसने, वो रिजेक्ट हुआ है, तो हैविंग बीन रिजेक्टेड, हैविंग बीन रिजेक्टेड का क्या मतलब हो जाएगा, ये मैंने बताया था फॉर्म ऑफ बी और थर्ड फॉर्म आता है तो क्या बन जाता है पैसिव, फॉर्म ऑफ बी और थर्ड फॉर्म आता है तो क्या बन जाता है पैसिव। अभी इसका मतलब है आफ्टर रिजेक्टिंग, भाई हैविंग का मतलब आफ्टर और रिजेक्टेड का मतलब रिजेक्टिंग, तो इसका मतलब हुआ रिजेक्ट करने के बाद इंटरव्यू में राजेश को बड़ा बुरा लगा, बड़ा सैड फील किया उसने, रिजेक्टेड मतलब सैड, तो करने के बाद नहीं भाई होने के बाद, हैविंग बीन रिजेक्टेड, रिजेक्ट किए जाने के बाद, है ना, ये पैसिव में आ गया, फॉर्म ऑफ बी और थर्ड फॉर्म जहां भी देखने को मिले फॉर्म ऑफ बी, बी की कोई फॉर्म और साथ में थर्ड फॉर्म, तो याद रखना ये पैसिव है, ये बात मैंने आपको 8 यूनिवर्सल रूल में बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर में भी पढ़ाई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर इज सी, बीइंग अ मैन ऑफ वर्ड, ठीक है बात, बीइंग अ मैन ऑफ वर्ड थोड़ी होगा, ही बीइंग अ मैन ऑफ वर्ड, क्योंकि वो एक मैन ऑफ वर्ड्स है, 8 यूनिवर्सल रूल में मैंने आपको पढ़ाया है ना, क्या ही बीइंग का मतलब है क्योंकि वो है एक मैन ऑफ वर्ड्स, क्योंकि वो अपनी बातों पे चलता है, अपनी बात जो कह दिया वो करता है, एवरीवन हैज अ स्ट्रांग फेथ इन हिम, सबको उस पर अच्छा भरोसा है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। माई कॉस्ट्यूम वॉज बेटर देन, ये वाला हर्ष क्यों लगा रहे हो भाई, पोजेशन अभी मैंने बताया था पॉजेसिव वाला ये होता है ना हर्ष, है ना, एपोस्ट्रॉफी नहीं लगता है इसके साथ, तो माई कॉस्ट्यूम वॉज बेटर देन हर्ष, मेरी जो कॉस्ट्यूम थी उसके से बेटर थी, उसके किससे, उसके कॉस्ट्यूम से, तो बी इज द करेक्ट आंसर, इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट, neither of the two sisters has completed the payment of their fees, याद रखिए जहां भी आपको दिखे neither या फिर आपको दिखे आइदर, तो इनके बारे में दो चीजें याद रखिएगा, एक तो ये सिंगुलर होते हैं और इसलिए अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेते हैं, और क्योंकि सिंगुलर वर्ब लेते हैं तो प्रोनाउन भी कैसा आएगा मेरे बच्चे, सिंगुलर प्रोनाउन, बस इतनी सी बात है। तो नाइदर ऑफ द टू सिस्टर, दोनों में से कोई भी एक सिस्टर नहीं हैज कंप्लीटेड, इसलिए यहाँ पे हैज आया, हैज कैसा होता है सिंगुलर होता है, पहली क्लास में बताया था, तो नाइदर क्या है सिंगुलर ऑफ द सिस्टर्स हैज कंप्लीटेड द पेमेंट ऑफ, ये वाला देयर थोड़ी होगा, कुछ ने ये लगा दिया होगा, गलत हो गया, सिंगुलर वर्ब सिंगुलर प्रोनाउन, सिंगुलर प्रोनाउन कौन सा है, क्योंकि सिस्टर्स की बात हो रही है इसलिए हर लगाएंगे, है ना, हर पीस, तो यहां पे देयर की जगह आप क्या कर लेंगे हर पीस, एंड द आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्या करा है, इफ आई वर देम, ये नहीं हो सकता, याद रखिए जब भी आप हाइपोथेटिकल की बात करते हैं, किसकी, हाइपोथेटिकल की, हाइपोथेटिकल का क्या मतलब होता है मेरे बच्चे, जब आप कोई काल्पनिक बात करते हैं, कोई काल्पनिक बात करते हैं, कल्पना से जुड़ी हुई बात करते हैं, जैसे मैं कहूं इफ शी वर अ क्वीन, अगर वह रानी होती, काल्पनिक बात हो गई ना, या फिर इफ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, या फिर मैं कहूं इफ ही वर शी, अगर वह लड़की होता, तो आप देख रहे हैं इसमें क्या है, इसमें दो चीजों की बात करी मैं, एक तो आप हमेशा यूज करेंगे वर्ब,
कब? जब आप कोई काल्पनिक बात करेंगे, कल्पना करेंगे, तो सब्जेक्ट कुछ भी हो भैया, शी हो, आई हो, ही हो, किसी का नाम हो, आप हमेशा वर का इस्तेमाल करेंगे। तो ये वाली कहानी तो बिल्कुल सही है इसमें। और इसके बाद जो लिखेंगे वो भी, ये वाला भी हमेशा और हमेशा और हमेशा सब्जेक्टिव ही होगा, है ना। जो सब्जेक्ट की तरह यूज होते हैं, तो सब्जेक्ट की तरह शी यूज होता है, सब्जेक्ट की तरह यू भी यूज होता है, बिल्कुल सही लगे हैं। पर देन नहीं होता, तो देन की जगह सब्जेक्ट की तरह इसमें से कौन सा यूज होता है? एक ही है, दे। दे, तो आंसर इज ए। क्लियर बोलो, कितना आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टीम वर डिवाइडेड। भैया टीम के साथ तुमने यहां पे तो प्लूरल वर्ब यूज कर लिया, और यहां पे प्रोनाउन यूज कर रहे हो सिंगुलर, और यही बदतमीजी हो गई। तो यहां पे आपको करना पड़ेगा देयर ओपिनियंस। क्यों करा आपने देयर ओपिनियंस? याद रखिए, जब भी आप किसी कलेक्टिव नाउन की बात करते हैं, किसकी मेरे दोस्त? कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन कौन से होते हैं? जो किसी ग्रुप की बात करते हैं, जैसे कि कोई ग्रुप है, कोई कमिटी है, जूरी है, ग्रुप ऑफ जजेस जो होता है, या फिर टीम है। ठीक है, तो इन सब के साथ आप कभी तो यूज करते हैं सिंगुलर वर्ब, और कभी आप इनके साथ यूज करते हैं प्लूरल वर्ब। अगर आपने सिंगुलर वर्ब यूज करी है तो प्रोनाउन भी कैसा आएगा? सिंगुलर। अगर आपने इसके साथ प्लूरल वर्ब यूज करी है तो इसके साथ प्रोनाउन भी कैसा आएगा? प्लूरल। अब सवाल ये है कि सर मुझे कैसे पता चलेगा कि कब सिंगुलर वर्ब यूज करनी है, कब प्लूरल? तो जब आप बात करेंगे मेरे बच्चे कलेक्टिव एक्शन की, किसकी बात करेंगे? कलेक्टिव एक्शन। कलेक्टिव एक्शन का मतलब है सबने मिलके किया, जो भी हुआ है उसमें सबका योगदान था। ठीक है, तो कलेक्टिव एक्शन हो गया। और जब आप बात करेंगे इंडिविजुअल एक्शन की, इंडिविजुअल एक्शन का क्या मतलब है? जो किया सबने अपना अपना किया। फॉर एग्जाम्पल, कोई अपनी सीट पे बैठा, तो सब मिलके तो नहीं बैठे ना किसी एक सीट पे। जैसे मैं कहूं द ज्यूरी टुक देयर सीट्स, बोलूंगा देयर क्यों? क्योंकि वो अपनी अपनी सीट पे बैठे हैं, है ना। या फिर मान लो खाना खाया, तो सबने मिलके तो खाना नहीं खाया ना, ऐसा तो नहीं है तुमने मेरे बदले का खा लिया, मैंने तुम्हारे बदले का। सबने अपना अपना खाया, इंडिविजुअल एक्शन होगा। लेकिन अगर जज ने कोई डिसीजन दिया है, जजेस ने, तो वो जूरी का होगा। अगर ग्रुप ने मिलके कहीं पे प्लांट्स लगाए हैं तो वो कलेक्टिव एक्शन होगा। ठीक है, जैसे मैं कहूं द ग्रुप हैज accomplished इट्स गोल, बिल्कुल सही है। क्यों? ग्रुप ने, पूरे सबने मिलके गोल अपना अकम्प्लिश किया, जिस चीज के लिए ग्रुप बनाया गया था, उस ग्रुप उस चीज के लिए काम हुआ। ठीक है, और जब मैं कहूं द ग्रुप वर स्विमिंग इन द पूल, ग्रुप पूल में, अब मैंने वहां पे वर्ब क्यों यूज किया? प्लूरल वर्ब क्यों यूज किया? क्योंकि ये इंडिविजुअल एक्शन है, तुम मेरे बदले का नहीं तैर सकते, मैं तुम्हारे बदले का नहीं तैर सकता। यहाँ पे अकम्प्लिश करने में हम एक दूसरे का काम एक्सचेंज कर सकते हैं, ये इंडिविजुअल एक्शन है, खुद ही तैरोगे, खुद ही तैरोगे। इन द सेम मैनर द टीम वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, द टीम वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। सो आंसर इज गोइंग टू बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही रिच वीडियो है ये, हमेशा काम आएगी आपको ये, हमेशा। भाई एक बात बताओ, शैल का इस्तेमाल क्यों होता है? शैल का इस्तेमाल होता है जब तुम परमिशन मांग रहे होते हो, इंटेंशन जान रहे होते हो, इंटेंशन जान रहे होते हो, सामने वाले की इच्छा जान रहे होते हो। जैसे मैं तुमसे पूछता हूँ शैल आई रब दिस, क्या मैं बिठा दूं, है ना, शैल वी गो फर्दर, क्या हम आगे बढ़े? तो जब सामने वाले की आप इंटेंशन जानना चाहते हो, तो ऐसे ही कह रहे लेट अस मेक अ म्यूजिक बैंड ऑफ आवर ओन, चलो हम अपना खुद का एक म्यूजिक बैंड बनाते हैं। तो क्या कैन भी नहीं होगा, शैल भी बनाए क्या?
बनाए क्या? अब देखो रटने वाले के लिए मैं बता दूं, ये क्वेश्चन है क्वेश्चन टैग का। किसका? क्वेश्चन टैग। ये अपने आप में एक टॉपिक है जहां से क्वेश्चन आते हैं, तो क्या क्या पढ़ाऊं ये भी मैं कंफ्यूज हूँ। तो याद रखो हमेशा कि लेट के साथ, आप क्वेश्चन टैग शैल बी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये तो रटने वाली बात हो गई। समझने वाली बात ये हो गई, लेट इंटेंशन बताता है, यहाँ पे भाई इंटेंशन जानने की कोशिश की जा रही है, इसलिए शेल का इस्तेमाल हुआ, कहानी खत्म। और कुछ भी नहीं लग सकता, बी ही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, आई एम ऑल्सो गोइंग एट द पिकनिक, एंड आई। अब देखो भैया, ये जो होता है ना एंड, ये इनफॉर्मल है। इनफॉर्मल का मतलब है ये आपको मिलेगा मैगजीन्स में, न्यूज़पेपर्स में, ठीक है, और भी बहुत सारी जगहों पे ये इनफॉर्मली यूज होता है। मतलब इसको यूज करना बहुत अच्छी इंग्लिश नहीं मानी जाती। यहां पे हम बात कर रहे हैं एकेडमिक्स की, है ना। एग्जाम्स में ये यूज नहीं होता, इसकी जगह हम यूज करते हैं आर एंड आई। ये शॉर्ट फॉर्म है किसकी? एम नॉट की, है ना। हमारे पास होता नहीं है भाई कैन नॉट, ना आर नॉट, या फिर इज नॉट, डज नॉट। तो हम इसकी शॉर्ट फॉर्म कैसे लिखते हैं? कैन नॉट, एम नॉट को हम लिखते हैं आर एंड, ठीक है। एम नॉट आर एंड। कैन नॉट आप जानते हो कैन, कांट। आर नॉट भी आर एंड होता है, ये दोनों सेम होते हैं। एम नॉट का भी और आर नॉट का भी आर एंड ही होगा, सेम होंगे। इज नॉट का आप जानते हो, आप लिखते हो इजंट, है ना। और डज नॉट का आप जानते हो, आप लिखते हो डजन। ठीक है, तो ये शॉर्ट फॉर्म्स हैं, और क्वेश्चन टैग में आप हमेशा शॉर्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हो। तो ये क्वेश्चन भी क्वेश्चन टैग का है। आई एम ऑल्सो गोइंग टू द पिकनिक, आर एंड आई होगा, क्योंकि आई के अकॉर्डिंग लगेगा। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम है कम, क्वेश्चन है ज्यादा। हाँ भाई, हैव अ बाउल ऑफ कॉर्न सूप वोंट यू। कह रहे भाई एक बाउल कॉर्न सूप पी लो, नहीं पियोगे क्या? तो वोंट यू क्या हो जाएगा? हैव अ बाउल। मैंने आपको बताया था जब भी आप किसी को कुछ ऑफर करते हैं, या फिर आप किसी से, है ना, कुछ फेवर मांग रहे होते हैं, तो आप हमेशा वुड का इस्तेमाल करते हैं। पहले पहले क्वेश्चन में आज बताया, तो इट शुड बी वुड यू हैव अ बाउल ऑफ कॉर्न सूप, वुड यू। बॉन, ये बाउल है कॉर्न सूप का, पियोगे क्या? वुड यू लोगे क्या? बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार भी इसके बाद जरूर देखना क्वेश्चन कुछ पहले से ज्यादा सही हुए या नहीं। लास्ट 10 में देखना सबसे ज्यादा जरूरी है। अब याद रखो, जो डेटा होता है ना, डेटा, डेटा के साथ आप प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, ये प्लूरल होता है। इसका जो सिंगुलर फॉर्म होता है वो डेटम होता है। जो डेटम है वो क्या है? वो सिंगुलर है। डेटम क्या है? सिंगुलर है। सो डेटा ऑफ द रिपोर्ट वॉज नहीं होगा, वर्ब, वर्ब ए। अच्छा, आर क्यों नहीं आया? आगे लेटर लिखा है, बाद में, ठीक है। द डेटा ऑफ द रिपोर्ट वर फाउंड इनएक्यूरेट, बाद में, लेटर। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, अलोंग द शोर ऑफ द सी कम्स अ लॉट ऑफ कमर्शियल सबसिस्टेंस फिशर्स दीज डेज। देखो भाई, यहाँ पे ना कभी कभी ना क्वेश्चन को वो आपको घुमा के देता है। ठीक है, क्या घुमा के दिया इसने? अगर मैं इस क्वेश्चन को ऐसे लिख देता, अ लॉट ऑफ कमर्शियल एंड सब्सटेंस। देखो, सब्सिस्टेंस का क्या मतलब होता है? सब्सिस्टेंस का मतलब होता है जो हैंड टू माउथ चलते हैं, मतलब गुजारा करने वाले, गुजारा हो रहा है बस इनका। ठीक है, तो सब्सिस्टेंस फिशर्स, फिशर्स मतलब मछली पकड़ने वाले। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अलॉट ऑफ कमर्शियल एंड सब्सिस्टेंस फिशर्स, ये वो हो गया ना, इसमें बहुत ज्यादा सा सा आ गया, जैसे हम कच्चा पापड़ पक्का पापड़ बोलते थे ना, तो वही वाली चीज मुझे यहाँ पे फील हो रही है। अलॉट ऑफ कमर्शियल एंड सब्सिस्टेंस फिशर्स कम, कम
along the sea, come along the shore of the sea these days। एक बात को जानने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। इस सेंटेंस को अगर मैं ऐसे लिखता, आप में से कोई नहीं कहता यहाँ पे कम्स आएगा, क्योंकि हम सब जानते हैं कम्स क्या होता है, सिंगुलर होता है, और हमें यहाँ पे कैसी वर्ब चाहिए, प्लूरल वर्ब चाहिए, तो यहाँ पे आंसर तो कम हो जाएगा। ठीक है, तो कभी कभी आपको ऐसे भी वो घुमा के क्वेश्चन दे सकता है। इस क्वेश्चन को घुमा के देने वाले तरीके को इन्वर्जन कहते हैं। ठीक है, फिलहाल ये क्वेश्चन इन्वर्जन का है। आपको इसमें इसको करने का तरीका क्या है, आप इसमें वर्ब देखिए, आपने देखा वर्ब इसमें कम्स है, अब आप इसमें सब्जेक्ट देखिए, है ना। अलोंग द सी शोर ऑफ द सी, ये कोई सब्जेक्ट हो सकता है क्या, ये कोई काम करेगा क्या, सी शोर कोई काम तो करेगा नहीं, तो काम कौन करेगा, सब्जेक्ट करेगा। तो किसकी बात हो रही है, अ लॉट ऑफ कमर्शियल एंड सबसिस्टेंस फिशर्स। तो वो क्या कह रहे हैं कि बहुत सारे कमर्शियल और वो जो अपना गुजारा चला रहे ऐसे मछुआरे, है ना, क्या हो रहा है ऐसे मछुआरों के साथ, कम आ रहे हैं सी के आसपास आजकल। तो बिल्कुल सही है, ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अच्छा रटने वालों के लिए एक बात बता दूं, रटने वालों के लिए एक बात बता दूं, जब भी आप यूज करते हो along with या फिर with या फिर as well as या फिर together with या फिर unlike, तो इन सब के साथ जब भी आप वर्ब लगाओगे तो पहले वाले के अकॉर्डिंग लिखिए। मैं लिख देता हूं, इन सब के साथ वर्ब should be used according to the first subject। किसके अकॉर्डिंग लगेगी, हमेशा और हमेशा पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगी। तो पहला सब्जेक्ट मतलब पहला सब्जेक्ट क्या होगा, ये आप आगे देखेंगे। जैसे मैं एक सेंटेंस लिख देता हूं फिर भी, जैसे मैंने कहा आई एज वेल एज यू आर फाउंड गिल्टी, मैं और तुम भी क्या पाए गए हैं, दोषी पाए गए हैं। तो एक्चुअली मैं इस सेंटेंस में ये कहना चाह रहा हूं, आई एम फाउंड गिल्टी एज वेल एज यू। मैं यही तो कहना चाह रहा हूं, आई एम फाउंड गिल्टी एज वेल एज यू। तो मैंने आई के साथ क्या लगाया, एम लगाया, और यहां पे मैंने यू के साथ आर लगाया। यू के साथ नहीं है भाई, यू है ही नहीं यहाँ पे, यू सब्जेक्ट थोड़ी है, आई सब्जेक्ट है। मैं कहना चाह रहा हूं आई एम, तो ये आर को काट के एम कर देंगे, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आपको मिलता है। सो आई एम फाउंड गिल्टी, मैं गिल्टी पाया गया हूं, एज वेल एज यू, तुम इसे ऐसे भी लिख सकते हो। तो याद रखना, ये समझने वाली बात है। रटने वाली बात क्या है कि along with, together with, as well as, इन सब के साथ आप हमेशा वर्ब पहले वाले के अकॉर्डिंग, जैसे मैंने लगाया पहले वाले के अकॉर्डिंग एम कर दिया, बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो ये वाला तो बता दो, ये तो एकदम पप्पू क्वेश्चन है। देखो इसमें सारे नहीं बना पाओगे, अगर इन 50 में से तुम 35 भी बना पा रहे हो ना, तो इट इज नॉट एट ऑल बैड, यू आर गुड एंड यू कैन रॉक, एंड यू गोना रॉक व्हेन इट कम्स टू इंग्लिश। छाट के एक एक क्वेश्चन निकाला गया है भाई। इट इज आई, तो आई के साथ इज लगाते हो क्या, एम लगाते हो, बात खत्म, है ना। और नेक्स्ट वीक की बात हो रही है, इसलिए वॉज भी नहीं आएगा, क्वेश्चन खत्म हो गया। बी इज द करेक्ट आंसर। ये तो बहुत ही आसान था, इट इज आई हु एम गोइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये क्या है, ये क्वेश्चन है एक एक्सेप्शन से। एक्सेप्शन क्या होता है, अपवाद। अंग्रेजी में बहुत सारे अपवाद होते हैं जिन पे अक्सर अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसी एक ही अपवाद है जिस पे क्वेश्चन आया है। अपवाद क्या है कि जहां भी आपको मिल जाएगा मोर देन वन, जहां भी आपको क्या मिल जाएगा, मोर देन वन, तो इसके साथ जब आप वर्ब यूज करेंगे तो हमेशा सिंगुलर करेंगे। लेकिन इसके साथ मोर देन वन का होना जरूरी है। अगर 2 हो गया, 3 हो गया, तो ये रूल लागू नहीं होगा, फिर तो प्लूरल ही आए। लेकिन मोर देन वन के साथ सिंगुलर वर्ब हमेशा, ठीक है।
तो मोर देन वन लाइब्रेरी बुक, तो देखो ये भी सिंगुलर, ये भी सिंगुलर, तो यहाँ पे वर नहीं होगा, इट शुड बी वॉस। ठीक है, वॉस लॉस्ट बाय हिम इन अ फोर्टनाइट, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी पढ़ाया ही है, along with, together with, है ना, इन सब के साथ as well as फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग वर्क करेगी। तो मैं यहाँ पे कहना चाह रहा हूं इस सेंटेंस में, माई फ्रेंड हैज गॉन टू अ ट्रिप टू ऋषिकेश विद हर पेरेंट्स। तो भाई पेरेंट्स के लिए क्या कोई वर्ब है? नहीं है। इस सेंटेंस को मेरे चीते चाहो ऐसे लिख लो, या फिर तुम चाहो तो इसे ऐसे लिख लो, ये भी तरीका सही है। दोनों ही केस में वर्ब सिंगुलर रहेगी। हैव को खोपचे में लेके काट दो और हैज कर दो, है ना। इसे मैंने वैसे ही बताया कि जहां पे आपने देखा भाई विद के साथ सेंटेंस है तो पहले वाले के अकॉर्डिंग वर्ब लगा दो। माय फ्रेंड सिंगुलर है तो आपने हैज लगा दिया। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लैंडलॉर्ड्स आर ऑफ्टन एक्यूज्ड ऑफ, एक्यूज का मतलब है ब्लेम किया गया है। डिस्क्रिमिनेटिंग, डिस्क्रिमिनेटिंग क्या है? नेगेटिव है। तो नेगेटिव में टूवर्ड्स नहीं कहते ना, नेगेटिव में हम अगेंस्ट कहते हैं। डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट, डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट, सी इज द करेक्ट आंसर। आसान सा क्वेश्चन था, ये आप कॉमन सेंस से भी कर सकते थे। अंग्रेजी के आधे से ज्यादा क्वेश्चन कॉमन सेंस से हो जाते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 27, जेम्स वॉज एडिक्टेड टू हैंकरिंग। हैंकरिंग का मतलब होता है पीछे भागना, लटके रहना। हैंकरिंग के साथ प्रेपोजिशन आफ्टर आता है, याद रखिए ये फिक्स्ड प्रेपोजिशन है ना। हैंकरिंग के साथ आफ्टर आता है, मतलब क्या है? किसी के पीछे लगे रहना। जेम्स वॉज एडिक्टेड, कि देव जो है वो आदी हो गया है पीछे लगे रहना, पैसे के पीछे लगे रहने के। सो ही यूज्ड टू विजिट टू कैसीनोस, तो कैसीनो जाता है, जुआ खेलता है ना। जेम्स ऐसी हो गया है। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किंग अकबर डाइड विद डायसेंट्रिया। डायसेंट्रिया का मतलब होता है ये डायरिया वाली कंडीशन हो जाती है। DIARRHEOA, डायरिया। ठीक है, डायरिया वाली कंडीशन होती है। तो डाइड विद, वो इसके साथ नहीं मरा भाई, डाइड विद नहीं होगा। अगर आप किसी डिसीज की बात करते हैं, अगर आप किसी डिसीज की बात करते हैं तो प्रेपोजिशन ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। याद रखो, डाइड ऑफ अगर आया है तो डिसीज होगा। डाइड फ्रॉम आया है तो याद रखिए इन्फेक्शन हो सकता है, वुंड्स हो सकते हैं, एक्सीडेंट हो सकता है, या कोई भी रीजन, पर डिसीज नहीं हो सकती, डिसीज नहीं हो सकती। तो डाई के साथ अलग अलग प्रेपोजिशन आते हैं, डिसीज के केस में सिर्फ ऑफ आता है। ए इज द करेक्ट। अगला क्वेश्चन, द प्रिंस डाइड। अब देखो मैंने बताया था अगर वुंड्स की बात होगी, घाव, का मतलब है घाव, इन्फेक्शन कह रहा है तो फ्रॉम का इस्तेमाल करोगे। अब ऑफ नहीं आएगा, फ्रॉम आएगा। बी इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन प्रेपोजिशन है ना, इसमें आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ इनको देख लीजिए, ये कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस है। अब हम अंग्रेजी में बोलते हैं ना, इसे सच तक पहुंचना है, सच तक पहुंचना है, तो तक के लिए हम एट का इस्तेमाल करते हैं। द डॉग वांटेड द पुलिस टू गेट एट द ट्रुथ, कि वो सच तक पहुंचे, गेट एट द ट्रुथ। तो आंसर इज ए, ए इज द करेक्ट आंसर। ये सारे फिक्स्ड प्रेपोजिशन है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ आप इसको रिमेंबर कर सकते हैं और प्रैक्टिस करते करते ये आपको याद हो जाएंगे। जैसे आपको ये याद नहीं है, तुम क्या लिखते थे एप्लीकेशन में? आई एम सफरिंग, कोई लिखता था सफरिंग ऑफ फीवर, सफरिंग इन फीवर, सफरिंग विद फीवर, हमेशा क्या लिखते थे? आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, है ना। ये लिखते लिखते आपको एकदम रट गया। तो इसीलिए मैं हमेशा अपनी हर क्लास में मैंने स्टूडेंट्स को मोटिवेट किया है दैट यू मस्ट रीड। रीडिंग इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू शुड नेवर निग्लेक्ट रीडिंग। रीडिंग नहीं छोड़ना कभी। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मिसेस शर्मा हैज हिडन द की ऑफ हर कार इनसाइड द फर्स्ट एड बॉक्स। ये बिल्कुल सही है। जब आप किसी चीज को हाइड करने की बात करते हैं तो इनसाइड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने कहा आई हिड माई मनी इनसाइड द ड्रॉअर। तो इनसाइड हमेशा छुपाने वाला सेंस देता है, किसी चीज के अंदर छुपाने के सेंस में। किसी चीज को किसी चीज के अंदर छुपाने के सेंस में आप हमेशा किसका इस्तेमाल करेंगे? इनसाइड का। आंसर इज डी। डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन। नेक्स्ट, दिस फर्नीचर इज, अब देखो ये चीज तुम सीख लो प्रेपोजिशन में, ये बढ़िया है, काम आएगी। मेड ऑफ, मेड फ्रॉम, क्या डिफरेंस है? जब आप कहते हैं मेड ऑफ, तो मेड ऑफ में ओनली फिजिकल चेंज आता है, और जो ओरिजिनल मटेरियल होता है, ओरिजिनल कैन बी रिडीम्ड, कैन बी रिडीम्ड, इसको वापस पाया जा सकता है। जो ओरिजिनल मटेरियल होता है उसको वापस पाया जा सकता है। जब आप मेड फ्रॉम कहते हो तो इसमें आता है केमिकल चेंज। कैसा चेंज? केमिकल चेंज। और ओरिजिनल मटेरियल कैन नॉट बी रिडीम्ड। भाई जैसे मैंने कहा बटर इज मेड फ्रॉम मिल्क, तो मेरे बच्चे केमिकल चेंज आ गया है ना। बटर इज मेड फ्रॉम मिल्क, बटर बना लिया आपने किससे? मिल्क से। अब दोबारा इसका मिल्क बना दोगे क्या? नहीं, है ना। क्या मिल्क बचा आपके पास? नहीं, वो बटर है, वो बटर ही रहेगा। इसलिए आपने फ्रॉम यूज किया, केमिकल चेंज आया। ओरिजिनल मटेरियल क्या था? मिल्क, वो रिडीम नहीं हो सकता, उसे वापस नहीं पाया जा सकता। लेकिन यहाँ पे दिस फर्नीचर इज एक्सपेंसिव बिकॉज इट इज मेड ऑफ इटालियन वुड। अगर आप यहाँ पे, हाँ, तो ये बिल्कुल सही है, मेड फ्रॉम इटालियन, सॉरी, ये बिल्कुल सही है। नो इम्प्रूवमेंट। क्यों? फिजिकल चेंज आया। अगर फर्नीचर बर्बाद भी हो गया तो इटालियन वुड तो तभी भी बची, बस वही बात है। तो जब ओरिजिनल मटेरियल वैसे ही रहेगा, वुड है, सिल्क है, लेदर है, ये ओरिजिनल मटेरियल वैसे ही रहता है। इन सब के साथ आप ऑफ का इस्तेमाल करते हैं, है ना। आपने कुछ मिल्क बना लिया है, हनी बनाया है, कुछ ऐसी चीज जो रिवर्स नहीं हो सकती, तो उस केस में आप फ्रॉम का इस्तेमाल करते हैं। आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, और ये भी एक फिक्स्ड प्रेपोजिशन का। प्रेपोजिशन एक ऐसा टॉपिक है ना, आप जिंदगी भर पढ़ते हैं और तब भी आप उस पर कॉन्फिडेंट नहीं हो पाते, क्योंकि आप रीडिंग नहीं करते। जो रीडिंग करते हैं उनके लिए बड़ा आसान हो जाता है। तो क्या कह रहा है? कार्तिक इज पॉपुलर अमंग नहीं है, तो कार्तिक इज पॉपुलर विद। याद रखिए, पॉपुलर के साथ प्रेपोजिशन विद का इस्तेमाल होता है, ठीक है। विद, सी इज द करेक्ट आंसर। ये सारे फिक्स प्रेपोजिशन के क्वेश्चन है, मैं इसलिए करा रहा हूं कि एग्जाम में फंस जाते हैं, बहुत रिपीटेडली आते हैं। अब देखो यहां क्या हुआ, हिज पेरेंट्स डिड नॉट अग्री विद, हिज पेरेंट्स डिड नॉट अग्री विद डिसीजन ऑफ। अब देखो याद रखो, अग्री के साथ भी तीन केस है। एक होता है अग्री विद, एक होता है अग्री टू, और एक होता है अग्री ऑन। तो ये तीन केस कैसे कैसे यूज होते हैं? जब आप अग्री विद कहते हैं तो ये पर्सन के लिए होता है। अग्री टू का मतलब होता है अगर आप बात कर रहे हैं किसी की रिक्वेस्ट की, प्रपोजल की, डिसीजन की।
है ना, और अग्री ऑन होता है किसी मैटर पे, किसी पॉइंट पे अग्री होना। इन तीनों के लिए एक एक एग्जाम्पल दे देता हूं और यहां से आपको काफी सीखने को मिल जाएगा। तो जैसे मैंने कहा आई डू नॉट अग्री विद दिस मिनिस्टर। तुमने कहा कि भाई मैं इस मंत्री से सहमत नहीं हूं, तो मंत्री इंसान है, पर्सन है, तो आपने विद का इस्तेमाल किया। बट अगर मैं कहूं आई डोंट अग्री विद दिस प्रपोजल, ये जो प्रपोजल आया है मैं इससे सहमत नहीं हूं, तो ये विद नहीं होगा। ठीक है, आप क्या यूज करेंगे, विद की जगह आप क्या यूज करेंगे बच्चा, यहां पे टू यूज करेंगे, है ना। आई डोंट अग्री टू दिस प्रपोजल, है ना। और अगर मैटर या पॉइंट होता तो हम क्या यूज करते हैं, जैसे मैंने कहा आई डू नॉट अग्री ऑन दी मैटर या पॉइंट ऑफ रेजिंग सैलरीज। तो मैंने क्या कहा कि मैं अग्री नहीं करता हूं, मैं सहमत नहीं हूं किस चीज से, उस मैटर पे या उस पॉइंट पे जब बात हो रही थी किसकी, रेजिंग सैलरीज। तो ऑन कब आया, जब तुमने मैटर या पॉइंट की बात करी। पर्सन की बात करी तो विद आया। प्रपोजल डिसीजन रिक्वेस्ट के साथ टू आया। तो यहाँ पे प्रपोजल डिसीजन और रिक्वेस्ट के साथ टू आना चाहिए। तो आंसर इज गोइंग टू बी टू। ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट वन, ड्यू टू द रॉइट्स, रॉइट्स का मतलब होता है दंगे, द पुलिस हैज कॉर्डन्ड ऑफ, कॉर्डन्ड ऑफ ये एक फ्रेजल वर्ब है। कॉर्डन्ड ऑफ का मतलब होता है खाली कराना, टू गेट वेकेंट, खाली कराना किसी जगह को। तो द रॉइट्स की वजह से पुलिस ने कॉर्डन्ड ऑफ कर दिया सारा एरिया, है ना। कॉर्डन्ड ऑफ का मतलब एक और भी आता है घेर लेना, सराउंड, सराउंड कर लिया है। तो आंसर इज बेसिकली ऑफ, ओ डबल एफ ऑफ, बी, बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एक बढ़िया क्वेश्चन है और इसमें भी आपको अच्छा खासा सीखने को मिलेगा। देखिए ये जो केस है ना, ये केस है डबल एपोस्ट्रोफी का, और हम कभी भी इस तरीके से ना, जैसे यहां लगा रखी है, यहां लगा रखी है, डबल एपोस्ट्रोफी नहीं लगाते। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, हर फ्रेंड्स अंकल्स नेबर, उसके फ्रेंड के अंकल का नेबर, किसका, फ्रेंड के अंकल का नेबर। ठीक है, फ्रेंड के अंकल का नेबर। तो यहां पे आप क्या करते हैं, ऑफ का इस्तेमाल करते हैं, डबल एपोस्ट्रोफी नहीं लगाते हैं ना। तो नेबर ऑफ और अंकल फ्रेंड का क्या मतलब हो जाएगा, नेबर किसके, उनके अंकल के फ्रेंड का, उसके अंकल के फ्रेंड का नहीं मिलना चाहिए, फ्रेंड के अंकल का चाहिए, है ना, इसलिए ये गलत हो गया। द फ्रेंड ऑफ और अंकल्स नेबर, फ्रेंड किसका, ऑफ और अंकल्स नेबर, अंकल के नेबर। ठीक है, तो वो क्या कह रहा है, द फ्रेंड ऑफ अर अंकल्स नेबर का क्या मतलब हुआ, फ्रेंड, फ्रेंड कौन सा, किसका, ऑफ अर अंकल, फ्रेंड किसका, अपने अंकल के नेबर का, अंकल के नेबर का, तो फ्रेंड किसके, अंकल के नेबर का, यही वाला सही होगा। ठीक है, तो आपको किससे बनाना होता है, इसे ऑफ से बनाना होता है, डबल एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल आप नहीं करते हैं। सो आंसर इज बी, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट म्यूजिक। अब देखो अगर मैं कहता इट वॉज, वन हटा दो, वन ऑफ हटा दो थोड़ी देर के लिए, ठीक है, इसको भूल जाओ। क्या कह रहे हैं, इट वॉज द बेस्ट म्यूजिक कंसर्ट, बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं है। लेकिन जैसे ही आपने वन ऑफ लगाया तो इसका मतलब हो जाएगा बहुत सारे बेस्ट कंसर्ट्स में से एक। जैसे मैं कहूं, अगर मैं तुमसे कहूं कि 4 दुनिया के बेस्ट बैट्समैन का नाम बताओ, तो तुम बताओगे भाई एक कोहली बता दोगे, एक AB डिविलियर्स बता दोगे मान लो, ठीक है, एक तुमने मान लो रोहित शर्मा ले लिया,
ठीक है, और एक और बढ़िया बैट्समैन कोई ले लेते हैं, हमें एक जो रूट ले लिया, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने 3-4 बैट्समैन लिख लिए। अब मैं कह रहा हूं कि कोहली दुनिया के सबसे बेहतरीन बैट्समैन में से एक है, तो मैं ये नहीं कह रहा कि कोहली सबसे बेहतरीन बैट्समैन है, मैं ये नहीं कह रहा कोहली सबसे बेहतरीन बैट्समैन, मैं कह रहा हूं ये दुनिया के, इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट ना, जैसे कोहली इज वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन, मुझे कहना पड़ेगा, बैट्समैन नहीं कहूंगा, MAN वाला मैन नहीं कहूंगा, प्लूरल वाला कहूंगा, क्योंकि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कोहली इज वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन, बहुत सारों में से एक है, तो इट वाज वन ऑफ द बेस्ट, कंसर्ट ही होगा, कॉन्सर्ट्स होगा, कॉन्सर्ट्स, आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आसान आसान क्वेश्चन है। हाँ भाई, द चाइल्ड हैंड गॉट इंजर्ड व्हेन ही वाज प्लेइंग विद अ पेयर ऑफ सीजर्स, एनीथिंग दैट एंड्स विद, देखो ऐसी कोई भी चीज जिसकी दो टांगे हो, एक के बिना दूसरी बेकार हो, क्या बोला मैंने, एनीथिंग दैट हैज टू लेग्स एंड वन इज यूजलेस विदाउट दी अदर। क्या कह रहा है कि ऐसी कोई भी चीज जिसकी दो टांगे हैं और एक के बिना दूसरी बेकार है, ऐसी कोई भी चीज जिसकी दो टांगे हैं एक के बिना दूसरी बेकार है, तो आपको उसके साथ क्या यूज करना है, यूज एस और एस, इसके साथ आपको हमेशा एस और एस का इस्तेमाल करना है। तो द चाइल्ड हैंड गॉट इंजर्ड व्हेन ही वाज प्लेइंग विद द पेयर ऑफ सीजर्स, ठीक है, दोनों टांगे आपस में जुड़ी हुई भी होनी चाहिए, जैसे भाई मैं बता देता हूं इनके एग्जांपल्स, प्लायर्स जिसे तुम प्लास कहते हो, सीजर्स जिसे तुम कैची कहते हो, टॉन्ग्स जिसे तुम चिमटा कहते हो, गॉगल्स, स्पेक्टिकल्स, बाइनोकुलर्स, तो ये सब क्या है, ये वो सारी चीजें हैं जिनके साथ एस और एस हमेशा लगेगा। सीजर नहीं लिखोगे, सीजर्स ही लिखोगे। क्यों लिखोगे सीजर्स, क्योंकि ऐसी कोई भी चीज जिसकी दो टांगे एक के बिना दूसरी बेकार, तो एस और एस लगता है। सो आंसर इज बेसिकली सी, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, Rashmi could not score well in the subject of ethics. ETHICS यही सब्जेक्ट है भाई, हम हमेशा एथिक्स लिखते हैं, एथिक नहीं लिखते हैं, ठीक है, आंसर इज बी। एथिक्स क्या होता है, तमीज, मैनर्स, जैसे हमेशा फिजिक्स थोड़ी लिखते हो, फिजिक्स फिजिक्स लिखते हो, है ना, जैसे हमेशा सिविक्स लिखते हो ऐसी एथिक्स लिखते हो, आंसर इज बी। उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन इज 5th इन द वर्ल्ड बीटिंग मैनी कंट्री। क्या लगता है इसमें, ये वाला तो बहुत आसान है, कह रहा है उत्तर प्रदेश की जो पॉपुलेशन है इज 5th इन द वर्ल्ड, वो दुनिया में 5वीं है, बीटिंग मैनी कंट्रीज, बहुत सारी कंट्रीज को भी इनने पीछे छोड़ दिया, सही बात है, डी इज द करेक्ट आंसर, कोई गलती नहीं है इसमें। उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन के साथ ये एपोस्ट्रॉफी लगाई, आप लगा सकते हैं, प्लेसेस के साथ आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही ओवरलुक द कमांडर्स इन चीफ। भैया कमांडर्स अगर देखो, अगर जी जितने भी होते हैं ना, सन इन लॉ, कमांडर इन चीफ, या फिर मदर इन लॉ, ऐसे कुछ भी, तो जब आपको इनके साथ लगाना होगा क्या, एपोस्ट्रॉफी, क्या लगाना होगा, एपोस्ट्रॉफी, तो आप हमेशा यहां लगाते हैं, ठीक है, ऐसे आप लगाएंगे एपोस्ट्रॉफी, ठीक है। बट अगर आपको एपोस्ट्रॉफी आप इसमें ऐसे लगाएंगे, बट अगर आपको इनको प्लूरल करना है, जैसे आपको कहना है साले, बहुत सारे साले, सन इन लॉ मतलब साले,
कमांडर्स बहुत सारे, तो आप यहां लगाएंगे। अगर प्लूरल करना है तो यहां, प्लूरल करना है तो यहां, प्लूरल करना है तो यहां पे प्लूरल की बात नहीं हो रही है। ये कह रहा है ही ओवरलुक द कमांडर्स इन चीफ, तो ये एपोस्ट्रोफी लगाया, यहां से नहीं लगाना है, यहां लगाना है बस। आंसर इज बी। अगर प्लूरल करोगे तो यहां लगाओगे एस। अगर प्लूरल करना चाहते हो, एक से ज्यादा कमांडर बताना चाहते हो, एक से ज्यादा सन इन लॉ बताना चाहते हो, एक से ज्यादा मदर्स इन लॉ बताना चाहते हो, तो यहां लगाओगे। और अगर एपोस्ट्रोफी लगानी है तो बाद में लगाओगे। का, की या पोजेशन बताना है। एपोस्ट्रोफी क्या बताता है? अधिकार बताता है। पोजेशन बताता है, तो आप कहां लगाएंगे? बाद में लगाएंगे, यहां लगाएंगे, यहां लगाएंगे, यहां लगाएंगे। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है, अ फ्लॉक ऑफ डांसिंग पीकॉक्स। याद रखो भाई, फ्लॉक किसका होता है? फ्लॉक ऑफ शीप होता है, फ्लॉक ऑफ कैटल होता है, भेड़ बकरियों का होता है। पीकॉक के झुंड को प्राइड बोलते हैं, प्राइड ऑफ पीकॉक, प्राइड ऑफ, या फिर प्राइड ऑफ लायन। तो लायन के झुंड को भी क्या बोलते हैं? प्राइड ऑफ लायंस, प्राइड ऑफ पीकॉक्स। याद रखिएगा, लायन के झुंड को भी प्राइड बोलते हैं और पीकॉक के झुंड को भी प्राइड बोलते हैं। नाउंस में अक्सर ये क्वेश्चन आ जाता है। अगला क्वेश्चन, अब ये कह रहा है, नॉट लिटिल नॉलेज ऑफ प्रोग्रामिंग ही हैड, सो वी डिड नॉट सेलेक्ट हिम फॉर द जॉब। अब याद रखिए, जब भी आपको सिर्फ लिटिल दिखे, तो लिटिल का मतलब होता है सम, तो लिटिल का मतलब होता है ऑलमोस्ट नथिंग, ना के बराबर। और अगर आपको दिख जाए आ लिटिल, तो भाई आ लिटिल का मतलब होता है सम, ठीक है, कुछ। तो कुछ जो होगा, कुछ तो हमेशा पॉजिटिव होता है, और जो ऑलमोस्ट नथिंग होगा वो हमेशा नेगेटिव होगा। सीधी सी बात है, ना के बराबर तो नेगेटिव ही हुआ। जैसे मैंने कहा, आई हैव लिटिल नॉलेज ऑफ computers and I am not suitable for this job। क्या मतलब हुआ कि भैया मेरे पास ना के बराबर नॉलेज है। किसकी नॉलेज है? ना के बराबर नॉलेज है। किस चीज के लिए? कंप्यूटर्स की, और इसलिए मैं इस जॉब में कुछ नहीं कर पाऊंगा। बट अगर मैं यहाँ पे आ लिटिल यूज कर दूं, आई हैव, अगर मैं कह दूं आई हैव आ लिटिल नॉलेज, अगर मैं कह दूं कि मेरे पास कुछ नॉलेज है, यहां पे आ लिटिल का मतलब क्या हो गया? सम। कि अगर मैं कह दूं मेरे पास कुछ नॉलेज है कंप्यूटर्स की, तो मैं क्या कह सकता हूं? और आगे कह सकता हूं एंड आई एम, अब मैं ये नहीं कहूंगा एंड आई एम नॉट सुटेबल। अब इसका मतलब क्योंकि कुछ है, तो मुझे कहना पड़ेगा एंड आई एम सुटेबल फॉर दिस जॉब। अब मुझे ये कहना पड़ेगा, इसलिए मैंने क्या कहा, आ लिटिल कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। लिटिल कैसा होता है? नेगेटिव होता है। लिटिल के केस में आप नहीं कर पाओगे, ना के बराबर वाला सेंस देगा। आ लिटिल के केस में कर दोगे, क्योंकि वो पॉजिटिव सेंस देगा। तो नॉट लिटिल ऑफ नॉलेज मतलब बिल्कुल ना के बराबर है नॉलेज, ऑलमोस्ट नथिंग है। प्रोग्रामिंग ही हैड, तो कोई नॉलेज नहीं थी, सो वी डिड नॉट सेलेक्ट हिम फॉर द जॉब, तो हमने सेलेक्ट नहीं किया। तो सही बात है, यहाँ पे नो एरर है, डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि ना के बराबर है। अगर ये आ लिटिल कह देता तो हमें आ हटाना पड़ता, कोई गलती नहीं। क्वेश्चन नंबर 44, द फुटबॉलर प्लेड द मोस्ट लास्ट मैच। अरे भैया लास्ट भी कह रहे हो और मोस्ट भी कह रहे हो, भाई लास्ट तो लास्ट है, सबसे लास्ट क्या होता है? मोस्ट लास्ट क्या होता है? तो ये नहीं हो सकता, इसे हम कहते हैं सुपरफ्लुअस हो गया, सुपरफ्लुअस हो गया, बड़ा चढ़ा के कह दिया। द फुटबॉलर प्लेड द लास्ट मैच, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना, ऐसे मोस्ट और लास्ट ये सब साथ में नहीं लगते। अगला क्वेश्चन कहता है हिज ऑफिस इज फार्दर, फर्दर, फर्दर का मतलब होता है एडिशनल। जैसे आपने लिखा होगा, ये लिखा हुआ फॉर
फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन या फिर फॉर फर्दर डिटेल्स कॉन्टेक्ट दिस नंबर। फर्दर का मतलब होता है एडिशनल, एक्स्ट्रा, ज्यादा इससे। यहां पे आप कहना चाह रहे हो, एक वर्ड होता है हमारे पास फार, जिसकी कंपैरेटिव डिग्री होती है फारदर और सुपरलेटिव डिग्री होती है फारदेस्ट। मतलब फार का मतलब हो गया दूर, फारदर का मतलब हो गया कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरिजन कर रहे हो किसी चीज से दूर, इससे दूर, उससे दूर। और फारदेस्ट क्या हो गया, सुपरलेटिव हो गया मेरे बच्चे, सुपरलेटिव। तो कहानी खत्म हो गई। हिज ऑफिस इज फर्दर नहीं होगा, क्या होगा, फारदर, FARTHER, फारदर। आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये हमेशा जो रहता है ना, डोसास फॉर्म के अकॉर्डिंग रहता है, DOSASCOMP। मतलब एक सेंटेंस में अगर आपके पास एक से ज्यादा एडजेक्टिव्स हैं तो उनको किस सीक्वेंस में लगाओगे। कहने का मतलब है आई ऑर्डर्ड अ बिग, इसने क्या ऑर्डर किया, इसने केक ऑर्डर किया। वो केक पिंक भी था, स्ट्रॉबेरी भी था, हार्ट शेप भी था, बिग भी था। तो इतनी सारी चीजें हैं, तो मैं पहले क्या मेंशन करूं, पहले बिग बताऊं, पहले हार्ट शेप बताऊं, पहले स्ट्रॉबेरी बताऊं। तो इसके लिए ना हमने एक रूल बना दिया है डोसास का, जिसमें डी का मतलब है सबसे पहले लगाओगे डिटरमाइनर, डिटरमाइनर लगाओगे, ठीक है। इसके बाद ओ का मतलब है ओपिनियन, ओपिनियन लगाओगे। इसके बाद एस का मतलब है साइज, ए का मतलब है एज, एस का मतलब है शेप, और सी का मतलब है कलर, ओ का मतलब है ओरिजिन, एम का मतलब है मटेरियल, और पी का मतलब है पर्पस। नहीं समझ पाए बच्चे? मतलब है कि सबसे पहले आप डिटरमाइनर लगाएंगे। डिटरमाइनर क्या होते हैं, डिटरमाइनर हो गए तुम्हारे दा लगा दोगे, आ लगा दोगे, एल लगा दोगे, या कोई और एडजेक्टिव है ना, ये सारे डिटरमाइनर में लगा आते हैं। तो ये तुमने लगा रखा है, आ बिल्कुल सही है, आई ऑर्डर्ड आ। अब क्या लगाओगे, अब तुम ओपिनियन लगाओगे। ओपिनियन में क्या आ जाता है भाई, जैसे मुझे जैकलिन सबसे सुंदर लगती है ना, मेरे एक फ्रेंड है वो मुझसे कहता है तू ये तो बहुत मोटी है, तुझे मोटी अच्छी लगती है। तो मैंने उसको बोला भाई वो मोटी नहीं है, तू सूखा है, ठीक है, तू सूखा है इसलिए तेरी गलती है, वो उसमें उसकी गलती नहीं है ना, वो हमें मोटी इसलिए लग रही है क्योंकि तुम सूखे हो। तो मुझे तो बहुत सही लगती है। तो मैंने क्या ये मेरी ओपिनियन है, मुझे अच्छी लगी, उसे अच्छी नहीं लगी, है ना। किसी को सलमान खान अच्छा लगता है, किसी को शाहरुख, किसी को अक्षय कुमार, ये सारी हमारी ओपिनियन होती है। इसलिए ओपिनियन में क्या आ जाता है, ये सारी चीजें ओपिनियन में आ जाती हैं। ब्यूटीफुल, स्मार्ट, अगली, ये सारी हमारी ओपिनियन होती है ना। अब यहाँ पे ऐसा कुछ दे नहीं रखा है तो कोई बात नहीं है। अगली चीज आती है शेप। अब देखो दुनिया में, इंडिया में शेप बहुत मेजर करता है ना, हमें हर चीज बड़ी चाहिए। हमें हर चीज क्या चाहिए, बड़ी चाहिए, बड़ा बंगला, बड़ी गाड़ी, बड़ी कार, और बाकी सब भी तुम्हें पता ही है भाई, बड़ा चाहिए। तो साइज क्या हो जाएगा, इसके बाद साइज आएगा। तो साइज जैसे बिग, स्मॉल, टाइनी, ह्यूज, ऐसा कुछ लिखेंगे। सो आई ऑर्डर्ड अ बिग, तो यानी कि बिग बिल्कुल सही है, ओपिनियन तो है नहीं, तो इसके बाद साइज ही आएगा, बिल्कुल सही। इसके बाद आप लिखा देंगे एज। अब एज का मतलब क्या है भैया, एज का मतलब है कि आप कैसा बता रहे हैं, लेटेस्ट बता रहे हैं, ओल्ड बता रहे हैं, न्यू बता रहे हैं, ये सारे एज बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एज की कोई बात ही नहीं हुई है, पुराना नया केक तो कुछ है नहीं, तो हम इस फैक्टर को भी हटा देंगे। पर मैं सारे इसलिए बता रहा हूं, कोई ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है जिसमें एज की बात हुई हो या ओपिनियन की बात हुई हो, ठीक है भाई। अच्छा, अब अगला कहता है आई ऑर्डर्ड अ बिग शेप। शेप कैसा होता है, हार्ट शेप, बिल्कुल सही है भाई, हार्ट शेप आया है इसके बाद। तो शेप कैसा हो गया भाई, शेप भी बहुत मैटर करता है, सर्कुलर, ट्रायंगुलर, राउंड, ये सारे शेप होते हैं। ऐसी हार्ट शेप, तो ये भी सही है, सबसे पहले बिग और फिर हार्ट शेप, मतलब साइज और शेप साथ में जा रहे हैं।
इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कलर बताएंगे, स्ट्रॉबेरी पिंक, यही गलती हो गई, तो पिंक आएगा बाद में, है ना, पिंक आएगा पहले, पिंक यहां आएगा, स्ट्रॉबेरी यहां आएगा, है ना। पिंक क्यों आएगा यहाँ पे, पिंक इसलिए आएगा यहाँ पे क्योंकि कलर आ गए, जैसे पिंक, ब्लू, रेड, सारे कलर मेंशन करेंगे। उसके बाद ओरिजिन के कहां से लाए हो, ठीक है, जैसे मैंने कहा इटालियन है, इंडियन है ना, ये आपके क्या हो गए ओरिजिन। इसके बाद मटेरियल भाई किस चीज का बना हुआ है, जैसे मैंने कहा भाई लेदर का है ना, या फिर यहां पे लिखा है केक किसका है, स्ट्रॉबेरी है, स्ट्रॉबेरी केक, तो स्ट्रॉबेरी क्या हो गया, मटेरियल हो गया। तो आपने क्या देखा, पहले कलर आया और बाद में मटेरियल आया, तो आप इसको क्या करेंगे, आप इसको ऐसे लिख देंगे, पिंक स्ट्रॉबेरी, ठीक है, तो इट शुड बी पिंक स्ट्रॉबेरी, आंसर बी में होगा। पर्पस का मतलब है भाई जिस चीज की बात हो रही है उसका पर्पस क्या है, ठीक है, जैसे मैंने बोल दिया बर्थडे केक, है नहीं यहाँ पे लिखा हुआ कि बर्थडे केक लिख दिया मैंने, या फिर मैंने लिख दिया पॉकेट वॉलेट, ठीक है, या फिर मैंने लिख दिया हैंगिंग बैग, तो आपको पर्पस अगर बताना है तो वो हमेशा लास्ट में आएगा। उम्मीद है ये आपको एकदम समझ में आ गया होगा, आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। सो वी आर लेफ्ट विद द लास्ट 3 क्वेश्चन। सोचो रिकॉर्डेड सेशन है, जल्दी जल्दी चल रहा हूं, तो लगभग 1.5 घंटा जा रहा है। अगर ये सेशन मैंने रिकॉर्डेड नहीं किया होता तो ये ऑलमोस्ट मैराथन होती 3 घंटे की, समझ रहे हो। एज शी वॉज शॉर्ट ऑफ मनी, क्योंकि उसके पास पैसा कम था, तो शी बॉट ओनली अ फ्यू क्वांटिटी ऑफ मिल्क। भैया फ्यू का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते, फ्यू किसके साथ यूज होता है, काउंट चीजों के साथ यूज होता है, काउंट चीजों के साथ, है ना। जैसे हम क्या क्या काउंट कर सकते हैं, जितने भी काउंट नाउन होते हैं, बॉयज, गर्ल्स, बुक्स, शॉप्स, ये सारी चीजें काउंट है, इनके साथ आप फ्यू यूज कर सकते हैं। लेकिन जब आप मिल्क की बात करते हैं, है ना, तो आप लिटिल का इस्तेमाल करते हैं, लिटिल, है ना। तो कब, जब आप बात करते हैं नॉन काउंट की, जब वो चीजें जिनको आप काउंट नहीं करते हैं, जैसे सारे लिक्विड्स, है ना, सारी गैसेस, इनको काउंट थोड़ी करते हो, मेजर करते हो, तो इनके साथ आप लिटिल का इस्तेमाल। तो क्या बोला आपने, एज शी वॉज शॉर्ट ऑफ मनी, क्योंकि उसके पास पैसा कम था, तो शी बॉट ओनली अ लिटिल क्वांटिटी। फ्यू की जगह क्या यूज करोगे मेरे बच्चे, लिटिल क्वांटिटी ऑफ मिल्क, आंसर इज गोइंग टू बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है और इस पे आप एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे। ही इज फुलिश, है ना, फुलिश नहीं होगा, क्यों, जैसे ऑनेस्ट होता है, जैसे स्मार्ट होता है, जैसे क्लेवर होता है, जैसे फास्ट होता है, ये सारे के सारे मेरे बच्चे एडजेक्टिव होते हैं। और एडजेक्टिव अगर अकेला आया है तो उससे पहले याद रखो नो आर्टिकल, कोई आर्टिकल नहीं आता इससे पहले, है ना। तो आ लगना गलत है, तुम क्या बोलते हो, यही तो बोलते हो, ही इज ऑनेस्ट, यू आर स्मार्ट, शी इज क्लेवर। क्या यहाँ पे आ लगा सकते हो, क्या बोलते हो, ही इज आ ऑनेस्ट, अगर आ ऑनेस्ट बोलोगे तो मैन करना पड़ेगा, ऐसे ही यू आर आ स्मार्ट बॉय बोलना पड़ेगा, है ना। शी इज आ क्लेवर गर्ल बोलना पड़ेगा, एक नाउन लगाना पड़ेगा। और अगर नाउन भी लगाए, सारे एडजेक्टिव हैं, जैसे दे आर फास्ट, तो फास्ट एडजेक्टिव है, आ नहीं आएगा, ऐसी फुलिश एडजेक्टिव है। अगर ये होता फूल तो सही था, यू आर अ फूल, ठीक है, क्योंकि फूल क्या है, नाउन है, फुलिश क्या है, एडजेक्टिव, आंसर इज ए। एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल नहीं लगाओगे अगर वो अकेला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लिखते हो क्या, द 5 लास्ट पेजेस है, ये कोई क्वेश्चन बताने वाला है, मैं बताऊंगा इसको, ये कितना आसान है। द लास्ट 5 पेजेस बोलोगे ना, ये तो स्कूल में मैम भी बोलती हैं, है ना, लास्ट 2 पेजेस। तो जब कभी तुम्हें ऐसे लिखना हो द लास्ट 5 पेजेस, तो ऐसे ही लिखोगे द लास्ट 5, ना कि 5 लास्ट। ये कॉमन सेंस के एरर होते हैं, और ये भी आप ये कभी गलत नहीं कर सकते, है ना, कॉमन सेंस के एरर। ये वो इंग्लिश है जो आप रोजाना यूज करते हैं,
द लास्ट 5 पेजेस ऑफ दिस बुक हैज द होल स्टोरी इन अ नटशेल। आखिर के 5 पेजों में पूरी स्टोरी है शॉर्ट में, नटशेल में। लास्ट क्वेश्चन है ये आज का। और भैया देखो इसने आपको थोड़ा कंफ्यूज तो करा होगा, शुड यू रिफ्रेन फ्रॉम द हैबिट ऑफ स्मोकिंग। तो यहाँ पे शुड का मतलब ना याद रखो, शुड एक ऐसा मॉडल है, ये एकमात्र ऐसा मॉडल जिसका मतलब इफ जैसा आता है। ठीक है, शुड एक ऐसा मॉडल है जिसका मतलब इफ जैसा आता है। तो शुड यू रिफ्रेन फ्रॉम द हैबिट ऑफ स्मोकिंग, तो शुड की जगह क्या हो जाएगा, शुड इज इक्वल टू इफ। इफ यू रिफ्रेन फ्रॉम हैबिट ऑफ स्मोकिंग, ए इज द करेक्ट आंसर, ए। क्लियर है दोस्त। तो इस क्लास में आपको मैंने भर भर के कॉन्सेप्ट दिए हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट दिए हैं, हर पेज पे एक अलग कॉन्सेप्ट है ना। तो मैंने कोशिश की है कि मैं जितना ज्यादा आपको पढ़ा सकता था उतना ज्यादा पढ़ा दूं, है ना। अब अगली जो बची हुई क्लासेस हैं उसमें कुछ और कॉन्सेप्ट और कुछ और प्रैक्टिस के साथ मैं आपके पास आऊंगा। इस सेशन की आपको एक प्रैक्टिस शीट भी मिलेगी मेरे बच्चे, वो जरूर लगा लेना और अगले सेशन को देखना। अगले सेशन में जितना मैं पढ़ा रहा हूं ना, अगर आप उतना भी करके जाओगे ना, मेरा वादा है आपसे, इतना भी आपने कर दिया, यू गोना रॉक, आप बहुत अच्छा अंग्रेजी का पेपर तो एटलीस्ट कर पाओगे। उम्मीद है क्लास पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना कि क्लास कैसी लगी आपको। लव यू ऑल, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। जय हिंद, जय भारत।